Good morning, class. As you know, we are doing chapter 1 Constitution, why and how. And from on today, we are doing procedure, topic procedure, page number 19. इससे पहले जो टॉपिक हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोसीजर में हम देखेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या था। The importance of public reason was emphasized in the mundane procedures of assembly as well. कि असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही थी कंट्री के लिए, उनके जो ऑफिशियल जो प्रोसीजर थे उसमें भी पब्लिक की जो ओपिनियन है उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। एक ये मेन रीज़न है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक की एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन बन सका। और आज फ्रीडम के इतने सालों के बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से बनाने की हमें नीड नहीं पड़ी रही। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हैड 8 मेजर कमेटी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सिस्टम को सही ढंग से बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अपने में से 8 जो मीटिंग कमेटी है वो बनाई ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। यूजली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल एंड B.R. अम्बेडकर चेयर्ड दीज कमेटीज। और इन मीटिंग कमेटीज़ के जो चेयरमैन बने वो आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर बने। दीज वर नॉट मैन हु एग्रीड विद ईच अदर ऑन मैनी थिंग्स। अम्बेडकर हैड बीन अ बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड गांधी। जैसे जो अम्बेडकर थे वो कांग्रेस के भी क्रिटिक थे और वो गांधी जी को भी बहुत क्रिटिसाइज करते थे, एक्यूजिंग दैम ऑफ नॉट डूइंग इनफ लॉट ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। क्योंकि जो B.R. अम्बेडकर थे वो शेड्यूल कास्ट के लीडर थे, तो वो हमेशा कांग्रेस को और गांधी जी को क्रिटिसाइज करते थे कि उनको ये कहकर कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट की अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं किया। आपको याद होगा हमने क्लास 10th में हिस्ट्री की बुक में भी रीड किया था, जब राउंड टेबल के लिए जब गांधी जी और B.R. अम्बेडकर लंदन में गए थे तो वहाँ पे भी उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया था रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए और रिजर्वेशन के लिए। जो B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बने, लेकिन गांधी जी इसको कंट्री की यूनिटी के अगेंस्ट में मानते थे और वो रिजर्वेशन देना चाहते थे। इसलिए उनके बीच में वहाँ डिस्प्यूट हो गया था और वे दोनों वापस आ गए थे। और फिर इंडिया में आकर जब गांधी जी ने B.R. अम्बेडकर को अपना व्यू उन्हें समझाया तो B.R. अम्बेडकर भी उनसे एग्री हो गए और उन दोनों के बीच में पुनः पैक्ट हुआ था 1932 में। ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा क्लास 10 में आया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी इस बात गांधी जी को और नेहरू जी को या सॉरी कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ किया। नेवरदलेस दे ऑल वर्क टुगेदर। फिर भी उन्होंने इकट्ठे काम किया, किस काम में? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और अपने जो उनके जो पर्सनल डिस्प्यूट थे, पर्सनल कन्फ्लिक्ट थे, उनको बुलाकर उन्होंने इकट्ठे काम किया। ईच कमेटी यूजली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो अलग अलग कमेटी बनाई गई थी उन कमेटी ने अपने अपने जो उनको फील्ड दिए गए थे, अपने अपने जो इशू उनको डिवाइड किए गए थे उसके अकॉर्डिंग प्रोविज़न बनाए, विच वर दैन सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय द इंटायर असेंबली। और फिर वो जो सब्जेक्ट थे वो सारी असेंबली में डिबेट किए जाते थे, जिसमें कि उसमें जो भी माइनस पॉइंट है वो सामने आ जाए। यूजली एंड attempt was made to reach a consensus with the belief that provisions agreed to by all। और ऐसे जो प्रोविजन जिस पर सभी एग्री हो जाते थे उनको ही इंक्लूड किया जाता था। वुड नॉट बी डिटर्मिनेटेड टू एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ऐसे जो प्रोविजन थे जो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करते थे, ऐसे प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। सम प्रोविजन्स वर सब्जेक्टेड टू द वोट। कुछ प्रोविज़न वोट से रिलेटेड थे, बट इन ईच इंसेंस एवरी सिंगल आर्गूमेंट, क्वेरी और कंसर्न वाज रिस्पॉन्डेड टू विद ग्रेट केयर एंड इन राइटिंग। कि फिर जो भी किसी भी प्रोविज़न के
बारे में जो भी कोई आर्गूमेंट है उसको उसकी केयर की गई, यानी उसको माइंड किया गया और उसको राइटिंग में लिया गया। द असेंबली मेट फॉर 166 डेज। जो असेंबली की मीटिंग हुई है वो 166 डेज़ के लिए हुई है, स्प्रेड ओवर 2 ईयर्स एंड 11 मंथ। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज़ लगे हैं, और उसमें जो उनकी मीटिंग हुई है वो 166 डेज़ हुई है। इट्स सेशंस वर ओपन टू द प्रेस एंड द पब्लिक अलाइक। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ये जो सेशन या मीटिंग होती थी वो प्रेस के लिए भी ओपन रहते थे और पब्लिक के लिए भी ओपन रहते थे, कि वो भी देख सकते थे, कोई भी उनको देख सकता था कि वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी वैल्यूज़ है वो हमने कहाँ से ली है, हमारे जो नेशनल मूवमेंट है वहाँ से ली है। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली आ प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कि ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा जो कि कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का ही एक प्रोडक्ट हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ओनली अपने व्यूज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। एन असेंबली एंड डाइवर्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया could not have functioned if there was no background consensus on the main principles of the constitution should enshrine. These principles were forget during the long struggle for freedom। जो हमने फ्रीडम के लिए लॉन्ग स्ट्रगल किया उसमें जो हमने वैल्यू इस्टेब्लिश की थी, जो हमने आदर्श प्रिंसिपल रखे थे, उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की कोशिश की। इन अ वे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज गिविंग कंक्रीट शेप एंड फॉर्म टू द प्रिंसिपल इट हैड हेरिटेटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो हमने राष्ट्रवादी जो आंदोलन में जो हमने सिद्धांत लिए उनको फ्रेम करने की कोशिश की जा रही थी। 4 डिकेड्स प्रोसेसिंग द प्रोमोगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनलिस्ट movement had debated many questions that they were relevant to the making of constitution. They shape, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमिंग के जो बारे में जो ये क्वेश्चन थे ये डिबेट किए गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की शेप, इसके बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, हमारी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होगी। जैसे अभी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म रखी है तो इसके बारे में भी डिबेट हुई कि कौन गवर्नमेंट की फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, India should have, or the value it answer forget to those debates were given their final forms in the constitution। और फिर डिबेट के बाद जो आंसर फाइनल हुआ उसी को ही कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम किया गया। Perhaps the best summary of the principles of that the nationalist movement brought to the constituent assembly in the objective resolution। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो आइडियल थे, जो प्रिंसिपल थे, वो उसकी समरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर प्रस्तुत किया था उसमें बताई गई थी। मूव्ड बाय नेहरू जी इन 1946 में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिक्लेयर किया था। दिस रेजोल्यूशन इनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशन एंड वैल्यूज़ बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें यह बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी एस्पिरेशन और वैल्यूज़ को हमें फ्रेम करना है। वट द प्रीवियस सेक्शन टर्म्स एज सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इंस्पायर्ड बाय एंड सम्ड अप बाय द वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेटेड की गई है उन्हीं को वही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न बनाए जाएंगे। बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन टू दिस फंडामेंटल कमिटमेंट्स। हम इसलिए हमने वो जो हमारी नेशनल मूवमेंट की जो वैल्यूज़ थी, जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी एंड
mutual identity. Thus our कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट merely a maze of rules and procedure. इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एक रूल और प्रोसीजर का, रूल रेगुलेशन की एक डॉक्यूमेंट बन के नहीं रह गया, बल्कि उसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो हम एक लिविंग पर्सन की तरह हमें गाइड करता है. बट अ मोरल कमिटमेंट टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट दैट will fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people. जो नेशनल मूवमेंट में वहाँ के लीडर ने पीपल के सामने जो प्रॉमिस किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन वो कमिटमेंट करता है कि वो प्रॉमिस फुलफिल हो. नेक्स्ट बच्चों आपका टॉपिक है, लास्ट ही टॉपिक आ गया. ये आपके मेन पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के. ये इंडिया इज एन इंडिपेंडेंस ऑर्गन कंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आप रीड करें. मैंने क्लास में इनको आपको ये डिस्कस करवाया. आप इसको अपने आप जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उसको ये क्लास में रीड करें. और वो ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उसको वीडियो को और ज़्यादा अच्छी तरह देखें, क्योंकि ये सारा मैटर हमने क्लास में भी रीड किया है. और वो अगर हो सकता है, पॉसिबल है, तो वो क्लास में ही आके ऑफलाइन क्लास अटेंड करें. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट. द थर्ड फैक्टर इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें एक बैलेंस जो अरेंजमेंट वो किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. द बेसिक प्रिंसिपल इज़ दैट गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक. सो बेसिक प्रिंसिपल है वो कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक रहेगी एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. और वो जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक की, पीपल की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए ही काम करेगी. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इन्वॉल्विंग द राइट बैलेंस अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने एक बहुत सारा टाइम इस पर स्पेंड किया कि किस तरह से ये जो तीन इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में जो बैलेंस है पावर का वो बना रहे. दिस लेड टू द अडोप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म. और हमने जो ऊपर पहले रीड किया था ना कि गवर्नमेंट की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, इस पे डिबेट हुआ था, तो हम एंड में यही फाइनल हुआ कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म को अडोप्ट करेंगे. एंड द फेडरल अरेंजमेंट, जो कंट्री के लिए हम फेडरल अरेंजमेंट डिसाइड किया गया, विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट पावर बिटवीन द legislature and the executive on one hand and the between the state and the central government on the other hand. कि तीनों जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनमें भी पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. और गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. वो फेडरल सिस्टम, इसको हम फेडरल सिस्टम कहते हैं कि पावर वन हैंड में ना होकर पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है. वाइल इवॉल्विंग द मोस्ट बैलेंस्ड गवर्नमेंटल अरेंजमेंट्स, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट hesitate to learn from experiments and एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज़. हमने अपने जो नेशनल मूवमेंट के आइडियल्स को तो इंक्लूड किया ही किया है, एज वेल एज़ हमने अदर कंट्रीज़ के जो एक्सपेरिमेंट है या उनके जो एक्सपीरियंसेस है उनको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया. द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस वर नॉट एवर्स टू बोरिंग फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन. इंडीड इट इज़ अ टेस्टमेंट टू देयर वाइड लर्निंग that they could lay their hands upon any intellectual argument or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने जो उनके हाथ में काम था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का, उसको पूरा करने के लिए कहीं से किसी अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर उन्हें कुछ अच्छा लगा तो उसको लेने में कोई भी हेजिटेशन नहीं की. सो दे बोरोड आर नंबर ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्री. इसलिए उन्होंने अलग जो डिफरेंट कंट्रीज है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी जो प्रोविज़न है वो बोरो किए. बट बोरिंग दिस आइडियाज़ वाज नॉट सेल्फिश इमिटेशन. लेकिन ये जो उन्होंने बोरो किया अदर कॉन्स्टिट्यूशन से, वो एक अंधाधुन उनकी नकल नहीं की, बल्कि उन प्रोविज़न को अपने अकॉर्डिंग उनको डिबेट किया, आर्गूमेंट किया और उनको अपनी सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया.
इसके बाद ये जो प्रोविज़न है बच्चों की, हमने कौन कौन से प्रोविज़न कहाँ कहाँ से लिए, जैसे ब्रिटिश से हमने क्या लिया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे कि ये क्या है। पार्लियामेंट्री फॉर्म जैसे अभी मैंने बताया, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैनेडियन से हमने क्या लिया है, क्वासी फेडरल फॉर्म लिया है, आइडिया ऑफ रेजिडल पावर को लिया है। फ्रेंच से क्या लिया, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये वाला जो डायग्राम है वो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, अच्छी तरह सुने इसको और चैप्टर भी पूरा रीड करें। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।